जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का जो जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के, पर्यावरणीय भूगोल के, चाहे बात वो फर्स्ट पेपर की हो या बात आपके कोर ज्योग्राफी को, हमने अच्छे से उसको कवर किया है। इसी क्रम में उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की। ठीक है, जब हमने जो है वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था तो उस दौरान हमने क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया था, और क्लाइमेटोलॉजी के ऑलरेडी हम 2 चैप्टर को अच्छे से बहुत ही डिटेल में कवर कर चुके हैं। जो पहला टॉपिक है आपका एटमॉस्फेयर, उसका जो है कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को हमने कवर किया था। उसके कुछ हम एमसीक्यू को भी देखे थे। आप जो है क्लाइमेटोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमने कवर किया था इंसुलेशन के पार्ट को। आज उसी क्रम में हम लोग उसके आगे तीसरा टॉपिक जो है आपके जो यूजीसी के एग्जाम में जो प्रेस्क्राइब किया गया है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी के, तो जो तीसरा टॉपिक है उसको हम लोग आज अच्छे से कवर करने वाले हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर की। क्या किसकी बात करने वाले हैं? टेम्परेचर की। तो आइए देखते हैं। टेम्परेचर मतलब हुआ हिंदी में तापमान। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक थर्मामीटर दिख रहा होगा, और ये थर्मामीटर की क्या होती है? रीडिंग होती है। रीडिंग जैसे जैसे बढ़ रही है इसका मतलब तापमान बढ़ रहा है। यहाँ पर जो टेम्परेचर की बात की जा रही है वो बात की जा रही है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की। किसकी? वायुमंडलीय तापमान की। वायुमंडलीय तापमान क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंसी क्या होती है, और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो टेम्परेचर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक डिफरेंस जान लेते हैं, हीट और टेम्परेचर में अंतर। ठीक है, हीट अलग है और आपका टेम्परेचर यानी तापमान क्या है, अलग चीजें हैं। हीट का मतलब होता है ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा जो है एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है, जो क्या बताता है कि किसी वस्तु में एनर्जी कितनी है, वो किसकी माप है, वो क्या है, वो आपके ऊष्मा को बताता है कि किसी वस्तु में आपके क्या है, एनर्जी कितनी है। वो किसे बताएगा? ऊष्मा को बताएगा। लेकिन जो तापमान होता है वो क्या होता है, वो किसी वस्तु में जो है आपको गर्माहट यानी हॉटनेस या आपको ठंडेपन का क्या दिलाता है, एहसास दिलाता है कि कोई वस्तु को आपने टच किया, ठीक है, वो क्या है, ठंडा है, कोल्ड है, या किसी को टच किया वो क्या है, गर्म है। तो ये जो आपको फील हो रहा है ये क्या है, ये तापमान है। ये क्या है? तापमान है। ठीक है, और ये तापमान किसका परिणाम होता है? इसी ऊष्मा का परिणाम होता है। यानी ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा क्या है कि ऊष्मा की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, यानी किसी वस्तु में जो ऊष्मा की गहनता होती है, ठीक है, उसी का परिणाम क्या होता है, आपका तापमान। जितना किसी वस्तु की ऊष्मा बढ़ेगी उतना ही उस वस्तु का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो तापमान क्या होता है? तापमान आपके किसी वस्तु में ठंडेपन या गर्मपन का जो एहसास कराता है वही क्या है, तापमान है। क्योंकि ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक प्रकार है। यानी किसी वस्तु में जो इंटेंसिटी है हीट की, ठीक है, वो क्या है, वो आपका तापमान है। वो क्या है? तापमान। यहाँ इस शब्द को ध्यान रखना है, इंटेंसिटी ऑफ हीट। ठीक है, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी उतना ही तापमान आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना क्या होगा, तापमान आपका बढ़ जाएगा। यानी किसी वस्तु में, ठीक है, किसी वस्तु के एक इकाई आयतन में, किसी वस्तु के जो है, किसी वस्तु में जो ऊर्जा का संपूर्ण माप है वो क्या है, वही आपका क्या है, तापमान है। यानी एक निश्चित इकाई आयतन में किसी वस्तु के जितना ऊर्जा का क्या है, माप है, वो क्या है, आपका तापमान है। यानी ऊर्जा का प्रभाव क्या है, तापमान है। ठीक है, किसी वस्तु में जितना भी एनर्जी आप देंगे उतना ही तापमान आपका बढ़ता जाएगा। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि तापमान अलग चीज है और एनर्जी क्या है, वो अलग चीज है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक आपका, ये ले लिया 1 लीटर का कोई जो है आपका बर्तन हो गया। अब इसमें हमने क्या कर दी, कुछ ऊष्मा को भर दी। अब हो सकता है कि यहाँ का तापमान आपको कितना दिखाए, जब आप मेजर करेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाए। लेकिन अगर ये ऊष्मा उतनी है, ऊष्मा मान लीजिए 10 कैलोरी है, क्या है, 10 कैलोरी है, लेकिन इसी 10 कैलोरी को अगर हम इतने ही एरिया में भर दें तो यहाँ पर क्या हुआ,
हीट की इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन कैलोरी उतनी ही है। क्या है, कैलोरी उतनी ही है। अब क्या होगा, अब आपका तापमान 10 से बढ़कर लगभग क्या हो गया होगा, 15 डिग्री हो गया होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये तापमान क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ हीट है। ठीक है, यानी ऊष्मा की तीव्रता है वो क्या है, तापमान है। क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है वो 10 कैलोरी यहाँ पर भी है, लेकिन हमने इसको क्या किया, इंटेंस कर दिया, पास पास ले आए। जो अब इसमें जो ऊष्मा के जो अणु हैं, जो भी एनर्जी जो इसमें अणु हैं, ये दूर दूर थे, लेकिन अब क्या हो गए, अब बहुत पास पास आ गए। ठीक है, क्या हो गए, बहुत पास पास आ गए। आपने लकड़ी जलाया, अब लकड़ी आपकी जो कोयला है इतना दूर दूर रखे हैं, तो इससे जो है क्या है, इससे आग जो आपको जो तापमान महसूस होगा वो कम होगा। लेकिन इसी को अगर पास एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया जाएगा, तो अब आप जो हाथ रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी को आपने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एनर्जी क्या है और टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, कहां पर, आपके एटमॉस्फेयर में। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जो हम लोग तापमान की बात कर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो तापमान की बात कर रहे हैं, वो कहाँ के तापमान की, एटमॉस्फेयर के तापमान की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी यानी जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसका स्थानांतरण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो जो एनर्जी फ्लो होती है वो कहाँ से फ्लो होती है, वो हाई लेवल से किसकी तरफ फ्लो होती है, लो लेवल की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पर एनर्जी दिए, यहाँ पर किसी को जो है आपने गर्म किया बर्तन को, अगर दोनों बर्तन आपस में जुड़े हैं, ठीक है, तो ये तब तक गर्म होंगे, तब तक आपको जो है यहाँ ठंडा महसूस होगा, यहाँ गर्म महसूस होगा, जब तक कि इसकी एनर्जी क्या होती है, बराबर नहीं हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, हीट हैं, तो यहाँ पर अभी क्या है, एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो इसलिए एनर्जी हमेशा कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करती है, हाई लेवल से ट्रेवल करती है लो लेवल की तरफ। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो प्रत्यक्ष रूप से एनर्जी का प्रमुख स्रोत है वो क्या है, आपका सन है। क्या है, सन है। सन का जो फोटोस्फीयर है, हमने सन का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो भी शब्द आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, आप ये वीडियो तभी देखिए जब इसके पहले हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए दोनों वीडियो हैं, इंसुलेशन और एटमॉस्फेयर कंपोजिशन स्ट्रक्चर है, उसको जब तक आप कवर नहीं करेंगे तो आपको क्लाइमेटोलॉजी आपको क्या लगेगी, बहुत ही अधूरी लगेगी। क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी का एकदम से हर टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप उसके आगे वाला स्टेप समझ पाएंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो है क्लाइमेटोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में देखिएगा कि आपको पढ़ना क्या है। पहले कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, और उसके बाद में इंसोलेशन पढ़ना है। तो एनर्जी का प्रमुख स्रोत हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ये सन है। ठीक है, अब सन के फोटोस्फीयर से किसके माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से क्या आती है, एनर्जी आती है। कहां पर, धरातल पर आती है। ठीक है, तो इस जो एनर्जी सीधे आती है एटमॉस्फेयर से, तो ये किस फॉर्म में आती है, आपको बिंसला याद होगा। तो बिंसला आपको पढ़ना है तो आपको इसके पहले वाला वीडियो जानना, मतलब पढ़ना पड़ेगा अगर जानना है। तो बिंसला ने क्या बताया था, बिंसला में हमने यही बताया था, बिंसला महोदय ने यही बताया था बिंस ने, कि अगर कोई वस्तु जितनी अधिक हीट होगी तो उससे जो रेडिएंट एनर्जी है, यानी जो आपका विकिरण निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा, वो उतना ही क्या होगा, शार्ट होगा। अब आप सोच सकते हैं कि सन का जो आपका टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना ज्यादा है, इसलिए यहाँ से निकलने वाली जो एनर्जी है उसका जो फॉर्म कैसे होता है, बहुत ही शार्ट होता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में आया, एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब कर ले जाता है, और कुछ एनर्जी क्या होती है, ढेर सारी एनर्जी आपके अर्थ तक चली जाती है। क्योंकि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो शार्ट एनर्जी को जो है कवर नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है। ठीक है, तो ये शार्ट एनर्जी कहाँ चली जाती है, अर्थ में। अब अर्थ इसको क्या कर ली, अब अर्थ इसको सोख लेती है, क्या लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जब इसको एब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या होगा कि अब यहाँ से भी जब किसी ये एनर्जी ले ली, ठीक है, ये एनर्जी ले ली तो इसको निकालना भी है, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर तभी क्या होगा, मेंटेन बना रहेगा। अब ये पृथ्वी क्या है, सन की तुलना में बहुत ज्यादा ठंडी है, और बिंसला ने क्या बताया था कि जितनी वस्तु गर्म होगी उससे जो रेडिएंट एनर्जी होगी उतनी छोटी होगी, और जो वस्तु ठंडी होगी उससे रेडिएंट एनर्जी का जो वेव होगा, ठीक है, यानी जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब अर्थ से कैसे ये सन से ऐसे छोटी छोटी वेवलेंथ की निकल रही थी, अब यहाँ पर ये
बड़े बड़े वेवलेंथ की निकलेगी। ये वेवलेंथ क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया है, वीडियो में डिस्कस किया है, आप लोग अच्छे से उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन फॉर्म में एनर्जी इमिट हुई, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। ये क्या की, ये एटमॉस्फेयर में जैसे पहुंची तो यहाँ एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल हैं, उसको इन्होंने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और इस प्रकार से पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, लगातार मेंटेन बना हुआ है। इन्हीं गैसों में जिसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो सन से आने वाला इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट फॉर्म में होता है उसके लिए पारदर्शी होती है, ओपेक होती हैं, लेकिन जो अर्थ से जाने वाला, जो छोड़े जाने वाला लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, उसके लिए पारदर्शी होती हैं, और इसी एटमॉस्फेयर में जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसी के द्वारा ट्रैप कर ली जाती हैं, और पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। यानी एटमॉस्फेयर के सबसे ज्यादा गर्म, यानी उसके हीट कराने में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है, नंबर 1 पे वो सन नहीं है, बल्कि क्या है, आपका अर्थ का टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या लॉन्ग वेव रेडिएशन है। तो एक टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा कंडक्शन विधि होता है, कंडक्शन विधि होता है। तीसरा क्या होता है, कन्वेक्शन विधि, ठीक है। आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। इन तीनों चारों विधियों से क्या होता है कि आपका एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी देखना था कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है, कंडक्शन के द्वारा हो रहा है, ठीक है। इन सारी विधियों से क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। अब आइए हम कुछ और बिंदुओं पर आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे है, वो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी आपका जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है या ठंडा होता है, तो वो कैसे होता है, उसके मैकेनिज्म को जानना आपके लिए बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो पहला है डायरेक्ट इंसोलेशन के द्वारा, ठीक है। हमने इस पे चर्चा किया लास्ट पीपीटी में कि जो आपका सूर्य है, सूर्य से आने वाला इनकमिंग सोलर रेडिएशन है शॉर्ट फॉर्म में, उसमें से भी कुछ जो है बहुत स्वल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आपके जो एटमॉस्फेयर के द्वारा सोख लिया जाता है शॉर्ट रेडिएशन को भी, और उससे क्या होता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसको हीट मिलता है, और उसी हीट से पूरा का जो आपका अर्थ का इकोसिस्टम है वो क्या होता है, वो संचालित होता है। तो एक तो ये मेथड हो गया आपके हीटिंग का, किसके, एटमॉस्फेयर के, एक ये जो है विधि हो गई। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है कंडक्शन विधि। क्या हो गया, कंडक्शन विधि। कंडक्शन विधि, कंडक्शन मतलब हो गया हिंदी चालन विधि। क्या हो गया, चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में ऊष्मा के अणुओं के स्पर्श के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, यानी कोई पदार्थ है तो इसमें क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे अणु होंगे। अब ये अणु क्या, यहाँ पर मान लीजिए इसको गर्म किया गया, बर्नर यहाँ पर लगा दिया गया, इसको गर्म होता है ठोस पदार्थों में, कि ये जनरली ठोस पदार्थ में होता है कंडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अणु गर्म हुआ, अब ये इसको स्पर्श किया तो इसको एनर्जी दे दिया, ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, यानी अणुओं के स्पर्श के द्वारा जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है उस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन मेथड या चालन विधि, ठीक है। क्या बोलते हैं, चालन विधि बोलते हैं। अब एटमॉस्फेयर में कंडक्शन का कार्य कौन करता है, तो कंडक्शन का कार्य एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में कौन करता है, आपका कर रही है ईयर। क्या है, ईयर है, ठीक है। और ईयर जो है ऊष्मा की क्या है, बैड कंडक्टर है। क्या है, बैड कंडक्टर है, ठीक है। यानी क्या है, सुचालक है, बहुत अच्छी सुचालक नहीं है, इसलिए जो है आपका जो कंडक्शन मेथड होता है, यानी अर्थ को एनर्जी मिला, अब अर्थ से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है उसके माध्यम से हवा, जो ईयर है वो क्या कर रही है, मीडिएटर का काम कर रही है, कंडक्शन करा रही है, क्योंकि हवा के अणु एक इस अणु को इसको दे, अणु को इसको, इस प्रकार क्या होता है कि आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। लेकिन ईयर क्या है, ईयर बहुत ही पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है कह सकते हो, किसकी, जो है ऊष्मा की, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऊष्मा का ट्रांसफर बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य होता है। यानी दूसरी विधि से भी आपका जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा बहुत मात्रा में क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, कन्वेक्शन विधि, संवहनीय विधि। संवहनीय विधि जनरली लिक्विड जो होता है उसमें होता है, द्रव पदार्थों में होता है, ठीक है, गैसियस अवस्था में। तो कंडक्शन विधि क्या होता है, जब ऊष्मा का जो हस्तांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, वो जो पदार्थ है उसके अणुओं, यानी उसके जो अणु हैं, ठीक है, अणुओं के स्पर्श से नहीं, बल्कि जो अणु है उसको बोला जाता है, ठीक है। यानी जब ऊष्मा का जो हस्तांतरण हो रहा है वो मास के हस्तांतरण के कारण, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका जल, तो अब जल में बहुत सारे अणु हैं,
अब हमने यहाँ क्या दिया, इसको एनर्जी दी। अब एनर्जी देने के बाद ये गर्म हुआ, ये गर्म होने के बाद ऊपर चला है। अब ये वाला ठंडा, ये नीचे आएगा, भारी है, ठीक है। अब फिर ये गर्म हुआ, यानी यहाँ इसमें क्या हो रहा है, इसमें अणु का स्वयं क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। यानी ये अणु यहाँ गया, ठंडा वाला यहाँ आया, अब ये भी गर्म हो गया, अब ये यहाँ गया, ये ठंडा वाला यहाँ आया। यानी अणुओं का जो है वो स्थानांतरण के द्वारा, या कह सकते हो कि खुद किसी भी पदार्थ के, ये पदार्थ क्या हो गए, ये मोलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मास बोल सकते हैं। तो जब किसी भी पदार्थ में मास के स्थानांतरण के द्वारा, यहाँ पर किसका स्थानांतरण हो रहा है, मास का ही तो पूरा का पूरा स्थानांतरण हो रहा है। तो मास के स्थानांतरण के द्वारा क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो उस विधि को कहते हैं कन्वेक्शन विधि। क्या बोलते हैं, संवहनीय विधि। इस विधि से आपका जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होता है, गर्म होता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टी क्या है, एटमॉस्फेयर में सॉलिड चीजें पाई जाती है, गैसेस अवस्था में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, और लिक्विड अवस्था में भी पाया जाता है। तो गैसेस बहुत सारी लिक्विड अवस्था में है, ठीक है, और वाटर वेपर क्या है, गैसीय अवस्था में है। आप लोग अगर एटमॉस्फेयर पढ़े होंगे तो इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से जानते होंगे। तो ये रहा क्या है, ये तीन विधि हो गए जिससे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो लगातार क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। और अगली विधि हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगला मेथड देखते हैं क्या है। अगला मेथड है टेरेस्ट्रियल मेथड, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को हिंदी में बोलते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण के द्वारा भी आपका क्या होता है कि पूरा का पूरा क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो है हीट होता है। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है आप अच्छे से जानते हैं कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है अर्थ के पास, विन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट करता है। क्योंकि ठंडा है, जब ये जाता है एटमॉस्फेयर में तो यहाँ बहुत सारी गैसें हैं, जिसे क्या कहता है, ग्रीन हाउस गैसें, ये इसको क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। और इस प्रकार हमारा एटमॉस्फेयर अच्छे से क्या हो जाता है, पूरी तरीके से इसका जो तापमान है वो अच्छे से मेंटेन बना रहता है। पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी जो इस तरह का जो प्रोसेस होता है कि लॉन्ग वेव रेडिएशन को हमारी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैं एक बार दोबारा आपको बताना चाहता हूं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले अगर क्लाइमेटोलॉजी की हमारे दोनों वीडियो नहीं देखे उसको देखेंगे, तभी आपको क्या होगा कि इसके आगे का मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना, एटमॉस्फेरिक विंडो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई माउंटेन है, तो माउंटेन का जो ऊपरी जो छोर होता है, क्योंकि हम ये देखते हैं जब एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे कि मान लीजिए एटमॉस्फेयर से क्या है 10 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर इसकी चोटी। तो एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे गैसों की सघनता में क्या आती है, कमी आती है, डस्ट पार्टिकल कम हो जाते हैं और वाटर वेपर भी निचले वायुमंडल में पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फियर में ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, लगभग ना के बराबर पाए जाते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर एक एवरेज लिया है हमने, लगभग जो है 18 किलोमीटर तो ट्रोपोस्फियर होता है। इसके ऊपर कोई इतना मान लीजिए ये क्या है कि 50 किलोमीटर का या 70 या 100 किलोमीटर का क्या है, पर्वत है, ठीक है, या ऊंचाई है, ठीक है, मान लेते हैं। जिसे मान लीजिए हिमालय कितना है, 8848 है, तो इतना मीटर ऊंचा है, लगभग जो है 8848 मीटर या 8 किलोमीटर, ठीक है। तो जो पर्वत का ऊपर वाला भाग होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल ना पाए जाते हैं, और यानी बहुत अधिक ऊंचाई पर ना डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं और ना क्या पाए जाते हैं कि बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन यहाँ पर आता है, ठीक है, या जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अगर यहाँ तक पहुंच जाता है तो ये बिना ट्रैप हुए क्या हो जाता है, सीधे, यानी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन अगर यहाँ पर आया तो ट्रैप, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, इसीलिए जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक विंडो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक विंडो बोला जाता है, ठीक है। या ये जैसे आप लॉन्ग वेव रेडिएशन है, अगर लॉन्ग वेव रेडिएशन कैसे नहीं, यहाँ से आसानी से कहाँ चली जाएंगी, आपके एटमॉस्फेयर, सॉरी आपके स्पेस में चले जाएंगी, तो इस एरिया को क्या बोला गया, एटमॉस्फेरिक विंडो बोला जाता है, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। अब इससे भी क्या है, आपका एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है, कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है। अगला है आपका एडियाबेटिक मेथड, यानी एडियाबेटिक विधि, ठीक है। एडियाबेटिक मेथड क्या होता है, जब
किसी भी जो है पदार्थ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, या यहाँ पर सीधा सीधा हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो हम हवा को लेते हैं। जब हवा का तापमान, ठीक है, बिना किसी को ऊष्मा दिए या बिना किसी से ऊष्मा लिए, ठीक है, यानी ना तो ये मान लीजिए हवा, ये क्या है, एयर है, ये एयर ना तो किसी से ऊष्मा किसी को दे रही है, ना तो किसी से ऊष्मा इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी विदाउट एक्सचेंज, यानी बिना किसी विनिमय के, किसके, हीट एनर्जी के, ना तो किसी को ऊष्मा दे रहा है ना तो किसी के ऊष्मा ले रहा है, केवल इसके ऊपर उठने से या इसके केवल क्या है, नीचे बैठने से, यानी इसके केवल क्या है कि जो अपवर्ड हो रहा है या डाउन हो रहा है, हवा हवा या तो उठ रही है या तो गिर रही है, केवल उठने और बैठने के कारण इसके जो तापमान है उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जो हवा है ये उठ रही है और गिर रही है, इसी के कारण इसका तापमान चेंज हो रहा है, ना तो ये किसी को ऊष्मा दे रही है और ना तो किसी से ऊष्मा ये ले रही है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब आपको पता है कि निचले भाग में एटमॉस्फेयर काफी डेंस है, काफी घना है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर क्या होता जाता है, वैसे वैसे ये कम डेंस, यानी इसकी डेंसिटी घटती जाती है, क्योंकि गैसों की डेंसिटी कम होती जाती है। तो अगर कोई एयर यहाँ उठी, ठीक है, यहाँ पर कोई एयर है, उसका वॉल्यूम यानी आयतन इतना है, क्योंकि क्या है कि इस एयर के ऊपर क्या लग रहा है, जो ऊपर के जो विभिन्न लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उसकी परतों का दबाव लग रहा है, इसलिए क्या है, काफी कंप्रेस है, काफी क्या है, कंप्रेस है। हम लोग को ऊपर भी एटमॉस्फेयर के प्रेशर का दबाव पड़ता है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपके नाक कान से क्या निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। क्यों, क्योंकि जो आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो कम हुआ तो जो ब्लड प्रेशर है वो आपका जो है क्या हो गया, वो घट गया, और जो है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो दबा हुआ था वो क्या हो गया, अब बाहर की तरफ फैलने लगा, ठीक है, फैलने लगा। तो फैलने के कारण क्या हुआ कि जो कंप्रेस था जो आपका ब्लड, वो किसी भी रास्ते से बाहर निकलने लगता है। तो यहाँ पर इतना था इसके कि ये कंप्रेस है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका आयतन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसका आयतन, यहाँ पर हवा तो वही है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये इतने दूरी में फैल गई। अब जब आपको पता है कि जब इतने दूरी में फैल गई तो इसके जो इंटेंसिटी है, उष्मा जो इसमें एनर्जी थी उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, घट गई, तो इसका ऑटोमेटिक तापमान क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए आपको समझाया गया था कि इंटेंसिटी ऑफ हीट क्या होता है, टेम्परेचर होता है। जब यही प्रोसेस नीचे आएंगे, यानी हवा इतनी है और जैसे जैसे वो नीचे आएगी वो क्या होगा, घटती जाएगी। क्यों, क्योंकि निचले एटमॉस्फेयर में आने पर क्या होगा कि इसके वायुमंडलीय परतों का दबाव पड़ेगा तो कंप्रेस होगी तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ हीट है, हीट तो 100 कैलोरी थी, 100 ही है, ठीक है, हीट तो 100 कैलोरी है, 100 ही है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाने के कारण यहाँ जो हवा का तापमान क्या 20 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या है 10 डिग्री है, तो किसी से उष्मा ले रही है ना तो किसी को दे रही है, केवल हवा के ऊपर उठने या बैठने के कारण क्या हो रहा है, उसके टेम्परेचर में परिवर्तन है। अगर यहाँ ये जो है 20 डिग्री है तो यहाँ पर जाने पर क्या होगा, घटकर 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाने पर ठंडी होगी, नीचे जाने पर इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक विधि। इस विधि से आपका एटमॉस्फेयर भी क्या होता है, गर्म होता है। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है ड्राई एडियाबैटिक, एक होता है वेट एडियाबैटिक, या जिसको बोलते हैं रिटार्डेड एडियाबैटिक। ड्राई एडियाबैटिक का मतलब हो गया है शुष्क एडियाबैटिक, और वेट या रिटार्डेड का मतलब हो गया है आर्द्र या मंदित। क्या बोलते हैं इसको, मंदित एडियाबैटिक, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि जो है क्या है ड्राई एडियाबैटिक क्या होता है। ड्राई एडियाबैटिक जनरली क्या होता है कि जब आपकी हवा नॉर्मल वे में आपकी हवा जब ऊपर उठती है, ठीक है, तो प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। तो प्रत्येक किलोमीटर जैसे जैसे ऊपर जाएगी हवा, उसका तापमान कितना घटेगा, 10 डिग्री घटेगा, तो उसको बोलते हैं ड्राई एडियाबैटिक। या 10 किलोमीटर अगर ये प्रत्येक करते समय भी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर तापमान कितना बढ़ेगा, 10 ही डिग्री बढ़ेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, सॉरी ड्राई एडियाबैटिक। उसको क्या बोलते हैं, ड्राई एडियाबैटिक। यानी प्रत्येक किलोमीटर ऊपर उठने पर हवा का तापमान 10 डिग्री कम होगा, या नीचे उतरने पर प्रत्येक किलोमीटर पर हवा का तापमान 10 डिग्री बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं ड्राई एडियाबैटिक। वेट या रिटार्डेड क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं, आर्द्र एडियाबैटिक, ठीक है। जब हवा, जैसे मान लीजिए हवा है,
हवा में थोड़ा बहुत आर्द्रता है, ठीक है। ये ऊपर उठ रही है, फैल रही है, ठंडी हो रही है, क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। तो जब हवा ठंडी होती है तो जो इसमें आर्द्रता होती है वो धारण करने की क्षमता क्या होती रहती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि ये कहाँ पर पहुंच जाती है, कंडेंसेशन इसका होने लगता है। यानी एक समय ऐसा आता है कि जो इसके पास मॉइस्चर रहता है एयर का, वो उसको होल्ड नहीं कर पाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा। संघनन में क्या होता है कि जो जल होता है वो गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदलने लगता है, ठीक है। तो जो एनर्जी थी इसके पास, ये गैस के रूप में थी, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, तरल अवस्था में, ठीक है। किस में हो गया, तरल अवस्था में, ठीक है। तो इसके पास जो एनर्जी थी, मान लीजिए 100 कैलोरी थी, तो जब ये तरल अवस्था है तो क्या होगा कि तरल अवस्था में कन्वर्ट होने के बाद जो इसमें एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी कन्वर्ट होने के बाद, वो क्या होगी, रिलीज होगी। उसको बोलते हैं आपका लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, यानी गुप्त ऊष्मा, ठीक है। ये गुप्त ऊष्मा जो हवा है, ठीक है, इसी में रह जाएगी। और जो तरल रूप बनेगा वही वर्षा के रूप में कहां पर आ जाएगा, धरातल पर बरसने लगेगा। उसी को बोलते हैं रेनफॉल या वर्षा, ठीक है। वर्षा हो गई, वर्षा होगी तो बचा क्या, हवा के पास क्या बच गया, लेटेंट हीट बच गया। हीट का मतलब क्या हुआ, उसमें बची हुई है। तो अब यहां तक तो हवा उठी, ठीक है, 10 डिग्री टेम्परेचर इसका घटा, लेकिन वर्षा होने के बाद इस हवा में क्या मिल गया, लेटेंट हीट मिल गया, यानी एक एनर्जी मिल गई। तो जब अब हवा ऊपर उठेगी तो 1 किलोमीटर जाने के बाद इसका तापमान क्या है, 10 डिग्री नहीं घटेगा, बल्कि लगभग कितना घटेगा, 6 डिग्री या 6 डिग्री 6.5 डिग्री घटेगा। तो अब क्या हो गया, अब पहले 10 डिग्री घटता था, अब क्या घटने लगा, 6.5 डिग्री घटने लगा। क्यों, क्योंकि हवा में अब क्या है, लेटेंट हीट है, ऑलरेडी उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसलिए जो कम होने की दर है वो 10 नहीं होगा, बल्कि 6 से 6.5 होगा। उसी को बोलते हैं वेट एडियाबेटिक, या उसी को बोलते हैं रिटार्डेड, यानी मंदित, क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक बोलते हैं। तो इतनी विधि से क्या होता है, आपका एटमॉस्फेयर गर्म या ठंडा होता है, इसको आप याद रखिएगा। जो हवा ऊपर उठती है नॉर्मल वे में तो देखा जाता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं, ये बेसिकली एक एयर पार्सल है। मान लीजिए कोई एक पैकेट है, उसमें हवा भरी हुई है, इस हवा का तापमान घट या बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर का तापमान मत सोचिएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर नॉर्मल आप जो है यहाँ पर जमीन पर हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 0 किलोमीटर है सी लेवल से। अब इससे आप ऊपर जाएंगे 1 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तापमान कितना घटा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जाने पर लगभग तापमान 1 किलोमीटर पर जाने पर 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। लेकिन यहाँ पर तापमान की बात किसकी हो रही है, एटमॉस्फेयर के तापमान की बात हो रही है, और इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। यानी यहाँ पर जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो किसका तापमान है, वो एक एवरेज तापमान मान लिया गया है कि आप कहीं भी धरातल से ऊपर जाएंगे 1 किलोमीटर पर तो 6.5 डिग्री तापमान आपका घटेगा, किसका, इस जो है एटमॉस्फेयर का घटेगा। लेकिन यहाँ पर जो उठने या गिरने की बात की जा रही है, ड्राई एडियाबेटिक या जो है वेट एडियाबेटिक की, वो एक इस बेसिकली कोई एयर पैकेट है, मान लीजिए हवा का क्या है, पार्सल है, इस हवा के तापमान ना कि एटमॉस्फेयर की। ये दोनों अंतर आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इतनी विधियां थी। अब आइए इसके आगे हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। अब टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी पूरा जो अर्थ है, इस पूरे ग्लोब पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन 2 रूपों में देखा जा सकता है, स्पेशियल रूप में और टेम्पोरल रूप में। स्पेशियल का मतलब हुआ स्थानिक रूप में, आप किसी स्थान विशेष के बारे में जान सकते, तापमान को जान सकते हैं, और आप समय के आधार पे जून जुलाई अगस्त सितंबर इसके आधार पे भी पूरी पृथ्वी पर तापमान देख सकते हैं। अब किसी भी स्थान का तापमान देखना है, जैसे मान लीजिए आपका दिल्ली है, दिल्ली को प्लेस मान लेते हैं, तो इस दिल्ली के प्लेस की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 तरीके, वर्टिकल रूप में देख सकते हैं, या इस दिल्ली के मानकर इसका तापमान देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रूप में। यानी स्थानिक रूप में किसी स्थान का तापमान 2 तरीके से आप देख सकते हैं, वहां पर वर्टिकल यानी ऊपर जाने पर ऊर्ध्वाधर देख सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं, यानी क्षैतिज रूप में जाने पर भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो इसका एक तापमान हो गया इस धरातल का, वो हो गया क्षैतिज रूप में। हम इससे ऊपर जाएं इस स्थान से तो उसके ऊपर का तापमान देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं वर्टिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब आइए एक एक को हम करके क्या करते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। पहले हम किसी भी
बात कर लेते हैं वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो वर्टिकल में क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि अब यहाँ वर्टिकल टेम्परेचर किसकी बात कर रहा है, हवा की नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा है जनरली कि एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊंचाई पर 6.5 डिग्री तापमान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, जनरली एक एवरेज मान लिया गया है, ये क्या होता है, घटता है। या आप जो है 1 मीटर ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो कितना घटेगा आपका, जो है आपका घटेगा 165 मीटर ऊपर जाने पर लगभग पॉइंट जो है जो कितना घटेगा, जो है 165 मीटर। जैसे आपने देखा कि 1000 बराबर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या होता है, तापमान घट जाता है। ठीक है, तो अब इसको जो है 0.65 डिग्री यानी 100 मीटर ऊपर जाने पर कितना घटेगा, 0.65 डिग्री टेम्परेचर घटेगा। तो आप जनरली इसको 1 किलोमीटर के ऊपर ही मानिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जनरली जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, तापमान आपका 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान क्या होता है, घटता रहता है। ठीक है, तो 6.5 डिग्री आपका तापमान क्या होता है, घटता रहता है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी जो है विशेषताएं पाई जाती है जिसके कारण क्या होता है कि आपका तापमान घटने के बजाय क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। कहाँ घटता है कहाँ बढ़ता है, इसकी व्याख्या हमने एटमॉस्फेयर में अच्छे से क्या है कर रखी है कि कहाँ पर ऊपर जाने पर तापमान घटेगा और कहाँ पर ऊपर जाने पर तापमान बढ़ेगा। इसकी लीडिंग को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको जान सकते हैं कि कहाँ पर टेम्परेचर आपका घटेगा और कहाँ पर टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अब ये हो गया इसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का, जनरली क्या होगा आपका घटेगा। अब आइए इसके हम आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हमने वर्टिकल की बात की, हम लोग देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल देखेंगे। अगर जो है क्षैतिजीय रूप में जाएंगे तो तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्षैतिजीय रूप में तापमान को देखने के लिए दो लोगों का देखेंगे। एक तो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर, यानी कुछ ग्रीक स्कॉलर थे जो यूनानी विद्वान थे। ठीक है, तो यूनान के विद्वानों ने क्या किया था कि क्षैतिजीय रूप पे तापमान को क्या किया था, बांटने का प्रयास किया था पूरे ग्लोब के। तो इन्होंने क्या बताया कि पूरे पृथ्वी की पर क्या है, तापमान की 3 पेटियां हैं। पहली पेटी को उन्होंने क्या कहा, पहली पेटी को उन्होंने कहा, क्या बोला, टोरिड जोन, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं। इसका मान कहां से कहां तक होता है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोला इन्होंने, ट्रॉपिकल जोन बोला। और बताया कि यहाँ का तापमान पूरे जोन का क्या रहता है, लगभग सेम रहता है। दूसरे जोन को उन्होंने बताया 23.5 से 66 डिग्री उत्तरी या 23.5 से 66 डिग्री दक्षिणी, इसको उन्होंने बताया टेम्परेट जोन। क्या बताया, टेम्परेट जोन, यानी ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, ये हो गया शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, दूसरे जोन में भी जो जहां तक तापमान ये एरिया पाया जाएगा वहां पर लगभग तापमान क्या होगा, समान होता है। ठीक है, यानी जितना तापमान यहाँ पाया जाएगा उतना ही यहाँ पाया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, ग्रीक के, क्योंकि पूरा रीजन है और रीजन का मतलब हुआ कि उसमें पाए जाने तत्व जो हैं उसमें होमोजेनिटी होती है। तीसरा इन्होंने बताया फ्रिड जोन। फ्रिड जोन का मान कितना है, 66.5 से नॉर्थ पोल और 66.5 से यानी 66.5 से 90 डिग्री साउथ तक जो है साउथ पोल, यानी इस दोनों पोल को उन्होंने क्या माना, फ्रिज जोन। यानी जो ग्रीक थे उन्होंने पूरे पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टली रूप से टेम्परेचर की कितनी पेटियां बताई, 3 पेटियां बताई। ट्रॉजिड जोन जो है, ठीक है, जो ट्रॉजिड जोन है या ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर जो है तापमान की 3 ही पेटियां पाई जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी पर देखा जाता है कि यहाँ काफी भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर वैली है, जिसके कारण जो तापमान का क्रम है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। कहीं पर महासागर है तो कहीं पर क्या है, स्थलीय भाग है। इसलिए ये बहुत ही क्या हो गया, जर्नलाइज हो गया है कि बहुत ही सामान्य भाषा में इसको बता दिया गया है। जब और जो है बहुत सारे जो है डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का विकास हुआ जिससे हम टेम्परेचर को जो है अच्छे से मेजर कर सकें, तब उसके कारण क्या हुआ कि पूरे पृथ्वी पर तापमान की क्या बताई गई, बहुत सारी पेटियां बताई गई जिसमें
प्रमुख रूप से 7 पेटियां क्या हुई बताई गई। इसको आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए क्या हो गया आपका अर्थ हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया अर्थ हो गया। अब इस अर्थ में ये आपका हो गया इक्वेटर, जो इसको दो भागों में बांटता है, जिससे हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। इसमें बताया गया कि जो पहला एरिया है उसको बताया गया इक्वेटोरियल रीजन, जिसका विस्तार कहां से है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 5 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये रीजन को क्या बताया गया कि इक्वेटोरियल रीजन है, विषुवतरेखीय क्षेत्र है और इस रीजन में सूर्य जो होता है हमेशा वर्टिकल रहता है, यानी सूर्य हमेशा लंबवत होता है, यानी जो तरह इसको बांटा जाता है प्रकाश वृत्त है वो आधा ये इक्वेटर से आधा इधर रहता है आधा इधर रहता है। इसलिए कमोबेश यहाँ का जो तापमान है लगभग दिन और रात दोनों का तापमान पूरे वर्ष का तापमान लगभग क्या होता है एक रहता है, क्योंकि हमेशा सन वर्टिकल कहाँ पे रहता है ऐसा ये इक्वेटर पे रहता है। इसलिए यहाँ पर जो तापमान का जो तापीय भिन्नता पाई जाती है, जो रेंज पाया जाता है वो ज्यादा नहीं पाया जाता है। रेंज का मतलब क्या हुआ मैक्सिमम टेम्परेचर और माइनस मिनिमम टेम्परेचर, इसी का जो डिफरेंस होता है उसको रेंज बोलते हैं। यानी यहाँ ताप का परिसर क्या है लगभग 1 डिग्री के आसपास है, यानी दिन रात का तापमान दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है, क्योंकि सूर्य हमेशा यहाँ पर क्या रहता है वर्टिकल रहता है। दूसरे को बोला गया इंटर ट्रॉपिकल रीजन, अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसका विस्तार बताया गया 5 डिग्री नॉर्थ साउथ से 12 डिग्री नॉर्थ साउथ। ठीक है, यानी 5 से 12 इधर 5 से 12 इधर नॉर्थ और साउथ। इस वाले रीजन को क्या बोला गया इस वाले रीजन को बोला गया इंटर ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, यहाँ पर तापमान क्या होता है इसकी तुलना में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और तापमान क्या होता जाता है कम होता जाता है। अगला रीजन को बताया गया ट्रॉपिकल रीजन, यानी उष्णकटिबंधीय। ये है अंतः उष्णकटिबंधीय, ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो 12 डिग्री से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 12 डिग्री से लेकर 25 डिग्री साउथ, इस वाले रीजन को क्या बताया गया ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इस वाले रीजन को बताया गया ट्रॉपिकल जोन, जो कि क्या है 12 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ और 12 डिग्री साउथ से 25 डिग्री साउथ के मध्य अवस्थित है। ठीक है, इसके आगे वाला रीजन बताया गया सब ट्रॉपिकल रीजन 25 से 45 नॉर्थ और 25 से 45 साउथ, यानी 25 से 45 ले आइए, ठीक है, और 25 से 45 इधर भी ले आइए। तो ये वाला जो रीजन हो गया और ये वाला रीजन उसको बोला सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी उष्णकटिबंधीय के बाद उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोला गया उपोष्णकटिबंधीय सॉरी सब ट्रॉपिकल, यानी उप जो है इसको हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा इसका नाम क्या है। सब ट्रॉपिकल को क्या बोला जाता है, इसको हिंदी वाले देख लीजिएगा कि इसका नाम क्या रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आ गया टेम्परेट रीजन। ठीक है, टेम्परेट को बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शायद इसको बोला जाता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोला जाता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, सब ट्रॉपिकल को हिंदी वाले देख लीजिएगा थोड़ा सा। पांचों में क्या है टेम्परेट रीजन, यानी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो शीतोष्णकटिबंधीय का मान कितना है 45 डिग्री नॉर्थ साउथ से 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, यानी 45 डिग्री साउथ से 66.5 साउथ और 45 डिग्री नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ। इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टेम्परेट रीजन। ठीक है, यहाँ का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, कम क्या बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या होता है ज्यादा से ज्यादा आपको जो वर्ष का तापमान है और जो है वार्षिक तापांतर है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो है गर्मियों में यहाँ पर तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा और ठंडियों में एकदम कम हो जाता है, इसलिए जो अंतर है दोनों का मैक्सिमम मिनिमम का वो बढ़ जाता है। अगला है आपका टुंड्रा रीजन। ठीक है, यानी 66.5 से 90 तक आपका क्या हो गया टुंड्रा रीजन। के बाद हो गया पोलर रीजन, जो कि क्या है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। या टुंड्रा और पोलर जो है ये दोनों क्या है सबसे ना के बराबर यहाँ पर टेम्परेचर आता है। ठीक है, यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें काफी तिरछी हो जाती हैं, जिसके कारण उनको लॉन्ग डिस्टेंस तय करनी पड़ती है और एरिया भी ज्यादा कवर करना पड़ता है, इसलिए जो यहाँ का तापमान है वो लगभग ना के बराबर होता है और माइनस में हमेशा यहाँ का तापमान टुंड्रा और फ्रिज जोन का रहता है। तो ये एक तरीके से 7 जो है भागों में इसको 7 जोन में डिवाइड किया गया है। ये बहुत ही रिसेंट जो है डिवाइडेशन है, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है,
यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आप जो है पेटियों का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए। इक्वेटर से आपसे ध्रुवों की तरफ पेटियों का क्रम पूछा जाएगा या ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो डिग्री बताई एग्जाम में पूछी जा सकती है, कई बार यूजीसी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब ये रहा आपका टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर का, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो क्या होते हैं तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, जिसके कारण कहीं पर तापमान कम होता है तो कहीं पर तापमान ज्यादा होता है। पहला है आपका लैटिट्यूड यानी अक्षांश। ठीक है, आप ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है, प्यारा सा पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी हो गई, और ये हो गया आपका सन। ठीक है, यहाँ से इंसोलेशन आता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, लंबवत है। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ेंगे पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या है कि सूर्य की जो दूरी हो रही है, देखिए देखिए यहाँ पर मान लीजिए 1 किलोमीटर तय करना पड़ रहा है तो यहाँ पर 2 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है, और यहाँ पर लंबवत पड़ रही है। जब कोई चीज लंबवत पड़ती है तो इतना ही प्रकाश को जो एनर्जी है वो इतने भाग को गर्म करना पड़ता है, पड़ती है तो इतने ही एनर्जी को इतने एरिया को गर्म करना पड़ता है। यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हीट की इंटेंसिटी कम हो गई। ठीक है, ये बात आपको याद है। तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है, ठीक है, इंक्लाइनेशन है, जो उसका जो इंक्लाइन होता है, तिरछापन है सूर्य की किरणों का, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि 0 डिग्री से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तापमान आपका क्या होता जाता है, घटता जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है हाइट। ठीक है, हाइट भी क्या करता है, तापमान को प्रभावित करता है। किस रूप में तापमान को प्रभावित करता है, ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि जो है क्या है कि ऊंचे वाले भाग हैं, ठीक है, क्या है कि ऊंचे वाले भाग हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, या फ्रिज जोन होते हैं, क्या होते हैं, फ्रिज जोन होते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे देखते हैं कि ऊंचाई वाले भाग में जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो क्या होती है, वो कम होती जाती है, और जो मिडिल वाला पोर्शन होता है किसी भी एरिया का वहां पर तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, तापमान ज्यादा होता है। यानी एक जो है जैसे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक की बात किया जाए, और कोई एक 5 किलोमीटर की हाइट का है और कोई क्या है 2 किलोमीटर का है, तो 2 वाले को तो 5 के ऑब्वियस कम तापमान मिलेगा। लेकिन अगर ये 15 हो जाए बढ़ के, जैसे माउंट एवरेस्ट की बात किया जाए, तो बहुत ज्यादा अगर ऊंचाई है, ठीक है, तो वहां पर तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह ऊंचाई का भी तापमान के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वो जो है प्रभाव डालता है। ठीक है, क्या डालता है, प्रभाव डालता है। तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम सन। सन से दूरी घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि जो सन का जो आपके अर्थ का पाथ है कुछ अंडाकार है, किसके, जो सन के चारों तरफ क्या करता है, आपके मुंह, ये आपका हो गया सन, यह आपकी होगी पृथ्वी, ऐसे से घूम रही है। ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए, खुद देख लीजिए आप कि एक समय ऐसा ये पृथ्वी सन से बहुत ही दूर रहती है। दूर किस दिन को रहेगी, 4 जुलाई को रहेगी। ठीक है, 4 जुलाई को क्या रहेगा, एपीहेलियन रहेगा, यानी अपसौर रहेगा। और 3 जनवरी के क्या होता है, ये बहुत ही पास होती है, इसको पेरीहेलियन बोलते हैं या उपसौर बोलते हैं हिंदी में। तो जब ये पास में रहेगी तो इसको सामान्य की तुलना में ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तापमान ज्यादा होगा। जब दूर रहेगा सामान्य की तुलना में ज्यादा कम एनर्जी मिलेगी और यहाँ का तापमान कम होगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका क्या, कि डिस्टेंस फ्रॉम सन, ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है आपके तापमान को। ठीक है, नेचर ऑफ लैंड एंड सी, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था इंसुलेशन वाले चैप्टर में, कि आपका क्या है कि जो आपका लैंड होता है, ठीक है, और ये क्या है, वाटर बॉडी है। ठीक है, तो लैंड का जो आपकी जो है, जो इसका स्पेसिफिक हीट है वो क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, किसी भी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको उस वस्तु का स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो आपका जो लैंड है, लैंड का अगर तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है तो इसको 10 मान लीजिए कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होगी। लेकिन जो जल है इसका तापमान अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो इसको 10 नहीं बल्कि कितना, 15 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो लैंड होता है, ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं कि लैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसलिए क्या है, इसकी तुलना में ये क्या है, कम होती है। तो लैंड जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। लैंड स्थिर रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, और जल वाटर मूव करता रहता है, यहाँ पर मिक्सिंग होता रहता है, इसलिए तापमान में अंतर आ जाता है। ठीक है,
बहुत सारे ऐसे कारण हैं। लैंड क्या होता है, खुरदुरा होता है, तो जो भी एनर्जी इसको मिली इसको एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन जो जल होता है ये चिकना होता है, स्मूथ होता है, तो यहाँ पर जो भी एनर्जी आई वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इन सब सारे बातों का हमने अच्छे से डिटेल में इंसुलेशन वाले टॉपिक में कवर किया है, वहां से आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है स्लोप। स्लोप भी तापमान को प्रभावित करता है। ये मान लीजिए क्या है कि कोई एरिया है सन के इस साइड वाला जो एरिया है, यहाँ पर इसको इंसुलेशन ज्यादा मिलेगा, इस एरिया को कम मिलेगा, तो स्लोप भी क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रिविलेज विंड हो गई, जो प्रचलित हवाएं होती हैं। ठीक है, प्रचलित हवाएं कौन कौन सी है, मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेड विंड्स हो गई, क्या हो गई, ट्रेड विंड्स चल रही हैं। तो ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, ठीक है, ये जो भी विंड्स हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ आती हैं, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, वो क्या करती हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है उसको इधर ले आती हैं, और जो यहाँ से जो है हाई लैटिट्यूड की तरफ चलती हैं वो यहाँ के तापमान को वहां पहुंचाते हैं। इस प्रकार ये तापमान का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं। बहुत सारी ऐसे लोकल विंड हैं जिनके अचानक आने से तापमान बढ़ जाता है। जैसे आपका जो है गर्मियों में चलने वाला उत्तर भारत में लू है, वो क्या करता है, वो हीट का तो ट्रांसफर करता है। चिनीप को देख लीजिए, तो चिनी राकी पर्वत की जो है पूर्वी ढालों पर जब उतरती है तो बहुत कम समय में जो वहां का ग्रासलैंड है वो खाली हो जाता है, क्योंकि ये जितना भी स्नो होता है उसको क्या करती है, मेल्ट कर देती है, क्योंकि इसका एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है जब ये राकी पर्वत से नीचे उतरती है, और वहां का तापमान क्या हो जाता है, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगला है क्लाउड कवर। ठीक है, क्लाउड कवर, जब क्लाउड कवर मान लीजिए इक्वेटर रीजन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर नहीं पाया जाता है, बल्कि कहाँ पाया जाता है जो है लगभग 23 से 30 डिग्री के बीच में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तापमान तो ज्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पर वर्षा इतना ज्यादा होती रहती है, बादल रहते हैं, जिसके कारण बादल क्या करते हैं कि पूरे जो है इंसुलेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हीट विजन में हम लोगों ने अच्छे से इसको देखा था, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो जहाँ पर क्लाउड कवर रहता है, जो है इंसुलेशन ज्यादा मिलने के कारण भी तापमान ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि बादल क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगला है ओशियनिक करंट्स। हम लोगों ने जो महासागरीय धाराएं हैं उसको अच्छे से हम लोगों ने देखा था जो है ओशनोग्राफी में, कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं, जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, जिसके तट के सहारे चलती हैं, वहां के तापमान को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में चलती है तो इसके तापमान को क्या करती है, इसके आसपास के तापमान को बढ़ा देती है। और साथ ही यूरोप में जब पहुंचती है, तो हमने पढ़ा था कि यूरोप बहुत ज्यादा हाई लैटिट्यूड पे स्थित होने के कारण जो आपका नॉर्वे का कोस्ट था, वहां पर एक बंदरगाह था, मरमुस्क बंदरगाह को हमने देखा था कि इसके प्रभाव के कारण, इतना हाई लैटिट्यूड के होने के कारण भी जो मरमुस्क बंदरगाह है वो कभी जमता नहीं है, उसका मुहाना वहां पर साल भर परिवहन होता है। तो जो जहां से गर्म जल धाराएं गुजरती है, वहां के तापमान को, लोकल तापमान को बढ़ा देती है, स्थानीय तापमान को, और जहां पर ठंडी जल धाराएं जो है चलती हैं, वहां वो अपने प्रभाव के कारण उस स्थान के जो तापमान को कम कर देती हैं। तो इस प्रकार जो ओशियनिक करंट्स भी क्या करती हैं कि जो आपका ओशियनिक करंट्स हैं, ये भी क्या करती हैं कि तापमान को मैनेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन जो तापमान है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा जो इधर उधर करती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपका करती हैं विंड्स। ये भी आप लोग अच्छे से जानते रहिए। तो ये पूरा का पूरा रहा कि इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे कोटेशन में कोट में पूछा जाएगा। ठीक है, 5-6 ऑप्शन देकर के बताइए इनमें से कौन सा कारक है जो तापमान को प्रभावित करता है, या कौन सा कारक है जो तापमान को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट रहा आपके टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग मिलते हैं इसी क्रम में। इस वीडियो में कुछ चीजें रह गई हैं जिसको हम लोग देखेंगे स्लाइड में। ठीक है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम और चीज़ों को जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्या कमियां हैं, कैसे क्या सुधारा जाए आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।